नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका आपके उत्तराखंड के खास बुलेटिन। तो उत्तराखंड में चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है और मौसम के कम होते तापमान के बीच सियासी गर्माहट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद से इस तापमान को और ज्यादा गर्माहट मिल रही है। और इसी बीच सियासी खलबली के बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि को पीएम मोदी की मेगा सौगात। पीएम मोदी ने किया चुनावी शंखनाद। 18,000 करोड़ से होगा पहाड़ का विकास। पहाड़ वासियों की पूरी हो रही सभी आस। कई योजनाओं का पीएम ने किया शिलान्यास। देवभूमि में नमो नमो। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनावी नैया पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकरार है और अब बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए बीजेपी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रखी है। और पिछले 2 महीने की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तराखंड आए हैं, लेकिन इस बार उनका ये दौरा पूरी तरीके से राजनीतिक रहा है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से प्रदेश को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और इनमें कई योजनाओं का शिलान्यास तो कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो आज पीएम मोदी ने कई योजनाओं की सौगातें दी हैं, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, हरिद्वार रिंग रोड, लक्ष्मण झूला के पास पुल, देहरादून पांवटा साहिब मार्ग का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनावी माहौल को गरमाने पहुंचे हैं। भले ही मौसम का तापमान ठंडा होता जा रहा हो, लेकिन प्रदेश का सियासी तापमान पीएम मोदी के दौरे के बाद से निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में प्रदेश में चल रही 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं इसके जरिए वो विकास की राजनीति के मॉडल को भी जनता के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो,
करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को शिलान्यास और लोकार्पण के रूप में काफी बड़े तोहफे दिए हैं, जिससे निश्चित तौर पर देवभूमि को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की घोषणा भी की और इस घोषणा से दिल्ली से देहरादून का सफर आधा हो जाएगा। 175 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पूरे होने के बाद दिल्ली से देहरादून का रास्ता महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। 8600 करोड़ की लागत से यह परियोजना पीएम की सबसे बड़ी घोषणा है। इस परियोजना में एशिया के सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर है। साथ ही हर 500 मीटर पर तकरीबन 750 वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज पॉइंट होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देहरादून का भी लोकार्पण किया। इस योजना की लागत तकरीबन 1777 करोड़ है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 353 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में पहुंचे और उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये नीति बन गई है कि जनता कभी मजबूत ना हो और ये चाहते हैं कि जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। उन्होंने आश्रित रखकर कैसे काम करवा जाए, ये विपक्ष की नीति है। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में रहे हैं कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है और दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया है। इससे बनने के बाद 6 घंटे की जगह अब 2.5 घंटे में ये दूरी पूरी की जा सकेगी और इससे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 8300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा और इस गलियारे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने का समय काफ़ी कम हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून जाने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, तो ये गलियारा बन जाने के बाद इसमें 2.5 घंटे के सफ़र ही रहेगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज बनाए गए हैं। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका पीएम मोदी ने आज जायजा लिया और तमाम तैयारियों को परखा है। तो आज देहरादून में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और उसके बाद ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 अलग अलग योजनाएं हैं जिनको शिलान्यास किया गया है और अब इनका जायज़ा लिया है पीएम मोदी ने। उन्होंने मॉडल्स का जायज़ा लिया है। आज देहरादून में पहुंचे थे जहां पर ये मॉडल्स बनाए गए थे और उन मॉडल्स पर अब काम किया जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का जायज़ा लिया, साथ ही वेस्ट साइड एमिनेट का जायज़ा लिया, साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मॉडल का भी जायज़ा लिया, साथ ही टनल एच मुकुंद्र हिल्स जो टनल बनाई जाएगी उसका भी जायज़ा लिया है और ये 3 किलोमीटर लंबी टनल होगी। साथ ही व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों को बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उसको लेकर ये व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथ ही लिंक हाईवे जो
इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें कई लिंक हाईवे होंगे, उसका भी जायजा पीएम मोदी ने आज लिया। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से आज पीएम मोदी का दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है। और उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर आम जनमानस काफी उत्साह भरा रहा, तो वहीं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राज्य के दूरस्थ इलाकों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं मोदी जी को सुनने पहुंची थी और देहरादून में परेड ग्राउंड में वो पहुंची थी। सीमांत जनपद चमोली से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने कामकाज को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंची थी और जहां उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सशक्त होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हमारे संवाददाता हरीश खडेरा ने महिलाओं से खास बातचीत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पे थे। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं जो बहुत दूर से आई हैं। खासतौर पर हम चमोली सीमांत जनपद है, वहां से पहुंची, उनसे जानते हैं कि किस तरह का उत्साह उनके अंदर था। मैडम, आप चमोली से आई हैं, कितना उत्साह मोदी जी की रैली से मिला, मोदी जी के भाषण से मिला? मोदी जी ने जो शुरुआत की और हमारी देवभूमि की भाषा, जो हमारी भाषा गढ़वाली भाषा से की, इससे बड़ी सौगात हमारे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे देवभूमि में आके हमारी मातृभाषा का शिलान्यास किया, वो हमारे लिए गौरव की बात है। जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने यहाँ की स्थानीय भाषा में भाषण दिया है, कई जो विकास की योजना है उनका भी शिलान्यास किया, कितना फायदा आप उत्तराखंड को मानते हैं इससे? 100% फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। जो 60 साल में कभी नहीं हुआ, वो 7 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है। आपने यहाँ के पूरा उत्तराखंड के जनता में आपने देखा होगा क्या उत्साह थे, जो मोदी जी के जाने के बाद तक भी देखिए आप मोदी जी के नारा लगाए जा रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ से महिलाओं को सशक्त करने की भी बात की है, कितना फायदा आप मानते हैं इससे, कि क्या कुछ रहेगा आगे 2022 के चुनाव में? 2022 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी जैसा नेतृत्व दिया, क्योंकि ये नया राज्य है और मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, इसलिए मैं सोचती थी कि इस राज्य का नेतृत्व कोई युवा करे और युवाओं की भावना से युवा जितना समन्वय रख सकेगा, इतना शायद हम लोग नहीं रख सकते। हम चाहते थे, वही हुआ। और आज देखो जिस तरीके से मोदी जी ने पुष्कर सिंह को जो दिया, पुष्कर सिंह ने पूरे उत्तराखंड वालों को दिलाया है, इससे ज्यादा और सम्मान और क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ रोजगार खुलेंगे, हमारे यहाँ संसाधन बढ़ेंगे, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो बच्चे हमारे इकलौता लड़का माँ बाप को छोड़ के देश विदेश में जाते हैं, तो माँ बाप मुखाग्नि को भी तरसते थे, मगर आज उन्होंने जो रोजगार दिया है उससे वो भावनात्मक हमसे जुड़ गए और ऐसा लगता है कि अब उत्तराखंड बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। मैं समझती हूँ उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन रही है और पूर्ण रूप से बन रही है। तो पूरा जोश यहाँ के लोगों में था। तमाम लोग दूर दराज से उत्तराखंड के कोने कोने से देहरादून पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी के अभिभाषण को उन्होंने सुना। काफी जोश उनके अंदर है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एनबी न्यूज, देहरादून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से आम जनमानस भी काफी उत्साहित दिखा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग परेड ग्राउंड पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा जनहित से जुड़ी उत्तराखंड की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं योजनाओं को लेकर एनबी न्यूज ने जनता से खास बातचीत की, तो जवाब आया कि इन योजनाओं से उत्तराखंड के विकास को एक नई गति मिलेगी। नया आर्थिक गलियारा बनने से जहां दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर आसान हो जाएगा। और क्या कुछ बोली उत्तराखंड की जनता, सुनवाते हैं। ये तो अच्छा ही है। अब राज्य में भी और केंद्र में भी मोदी जी हैं और धामी जी हैं, तो दोनों की डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे उत्तराखंड का विकास तो जरूरी हो गया। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुमन है, मैं रुड़की से आई हुई हूँ
और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। सुमन जी, आप आज यहाँ पे ये तो हमारा जो जिस तरह से कई एसएससी ऑफिस में भी है जी, वहाँ लौटा दी किस तरह से, अगर आप लाइन जाएंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो देखते हैं रुड़की से देहरादून तक आने में ही दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई देता है। सड़कों पे हाईवे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, एक्चुअली मोदी जी का नाम पे पता नहीं क्या होता है। मोदी जी छोटा अक्षर है, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें जोश ज्यादा आता है। जोश भी 2 अक्षर का है, तो जोश के साथ जोश महाजोश हो जाता है। और मोदी जी जो काम करते हैं वो मुमकिन है। आज जो हमारा जो ये दिया, ये दिल्ली तक जाने के लिए जो हमारा 7 घंटे का जगह में 2 घंटा में हो जाएगा, ये सिर्फ बीजेपी आदमी को नहीं होगा फायदा, ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व का जो पर्यटन विभाग भी आएंगे तो सभी का ये होगा। तो ये ऐसा सोच अगर 72 साल से हम लोग कभी देखा नहीं है। जो अभी सोच नया बदल रहा है, आदमियों का भी नया बदल, ना कि लोग तो दूसरे पार्टी लोग का तो चाहते हैं कि चावल दाल तेल और बिजली के चक्कर में तुम लोग घूमते रहो, 200 यूनिट फ्री दे देगा, 300 यूनिट फ्री दे देगा। ये एक गरीब आदमी का एक मकान रहता है, एक मकान में उसका कहाँ से 300 यूनिट फ्री होगा? ऐसा झूठा बात बोल के आदमियों को फंसा के कि कैसे करके यूनिट पे बिजली होने से ही हो जाएगा। पेट नहीं चाहिए, सोच नहीं चाहिए, राष्ट्र का विकास नहीं चाहिए। चाहे हमारा कुछ भी हो, महीना में मैं बोलता हूँ हर पेंशनधारी हो, चाहे हर नौकरी करने वाले हो, सबका पास से महीना में कुछ सेवा संस्थान में काटने का अधिकार हो, ये सही है। अंजना सैनी रुड़की से आए हैं और हम लोग टीचर्स हैं, और पहले भी हम मोदी जी के साथ थे और अच्छा काम किया। हर जगह हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, उनका तो अलग ही काम है। और आगे पीछे ऐसे काम कभी किसी ने किया, आगे नहीं करेंगे। और पहले भी मोदी सरकार थी और इसमें चाहे आगे भी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उत्तराखंड का विकास मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने तब से उत्तराखंड के लिए सोचा है, क्योंकि उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है। आपने केदारनाथ से देखा होगा, जो केदारनाथ आज जिस शिखर पे खड़ा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अस्तित्व में खड़ा है। और मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का जो शिलान्यास किया है और जो विकास किया है। आज हम महिलाएं जो कह रही कि अब की बार 60 के पार, तो निश्चित तौर पे महिलाएं 60 के पार अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन पर नरेंद्र मोदी गो बैक के नारों के साथ महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। साथ ही एनएसयूआई ने भी विरोध प्रदर्शन का साथ दिया। हालांकि सभी प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस बल ने गिरफ्तार किया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत रही है। जब उनको लगता है कि वो एक अच्छे का जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आती है, तो वो इसी तरीके के कृत्य करना शुरू कर देते हैं। यही कल जिस तरीके से यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी पे हमला हुआ है जानलेवा, ये दर्शाता है कि उनके घर वापसी से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। इसीलिए कल ये लोकतंत्र की हत्या का जो काम उन्होंने किया है कि नेताओं पे हमले का कार्य किया है, इससे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता रोष में है। और कल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोडियाल जी, सब सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे इस सरकार की तानाशाही नीतियों के। तो भले ही विधानसभा चुनाव होने में समय क्यों ना हो, लेकिन राजनीति जो है वो अपना रंग दिखाने लगी है और अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जिस वक्त एक कांग्रेस गुट और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य गुट आमने सामने भिड़ गए। नौबत यहां तक जा पहुंची कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला बोल दिया गया और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके पुत्र और उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। तो वहीं पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तब जाकर यशपाल आर्य ने धरना समाप्त किया। साथ ही आपको जानकारी दे दें
कि उधम सिंह नगर की विधानसभा बाजपुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यशपाल आर्य को जाना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपाइयों को कांग्रेस की सदस्यता भी लेनी थी। यशपाल आर्य के इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पुत्र संजीव आर्य के साथ जा रहे थे और इसी बीच काले झंडे लिए कांग्रेस के एक गुट ने उनके काफिले को घेर लिया और हमला बोल दिया। हमलावर यशपाल आर्य के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी कर रहे थे। विरोधी कांग्रेसी गुट ने यशपाल आर्य को काले झंडे दिखाए और मारपीट और हाथापाई के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में जमकर हंगामा कर रहे थे, तो वहीं पुलिस ने मामला शांत कराया। मुझ पर, मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी डंडों से, तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया और किसी हद तक जाने को तैयार। अगर कानून व्यवस्था के नाम पर जो आज हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर शांत रहेगा तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम 156(3) में सीजीएम में जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि अभी हमें जीडी की कॉपी नहीं मिलती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय कानून से बड़ा है, अगर इनके लिए बड़ा है तो हम न्यायालय में अपनी बात जाएंगे। 156(3) में हम सीजीएम में इन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अभी हमें कहा गया है कि आधे घंटे में हमें जीडी की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आज ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात है कि माननीय यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में। तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक उनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। देखिए, जो भी उसमें सेक्शंस बनेंगे तो उसमें सेक्शंस लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने उसमें नामजद किया गया है। तो उसमें जो है आवश्यक, जैसे मैंने कहा, कि विधिक कार्रवाई अपनी पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि। तो खबर उत्तराखंड के काशीपुर के ग्राम पंचायत गढ़ी नेगी से है, जहां पर आपको बता दें कि गढ़ी नेगी को नगर पंचायत बनाए जाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है और साथ ही आपको बता दें कि घोषणा के साथ ही इसका घोर विरोध भी शुरू हो गया है। क्षेत्र के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से इस घोषणा को अमली जामा ना पहनाए जाने की अपील की है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के तमाम तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले तमाम लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सचिन बाठला ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है। इसके विरोध का मामला संज्ञान में आया है। विरोध करने वाले व्यक्तियों से मिल बैठकर बात की जाएगी। हमारा विरोध ये इसलिए है कि हम जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत, वो हमारा कार्य ठप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और हमें हाउस टैक्स देना पड़ेगा। फिर हमें अपने घर को बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और कई तरीके के कार्य हैं जो हमें भुगतना पड़ेगा। हम गरीब लोग हैं, सभी लोग गरीब हैं, सब गरीब लोग हैं। अमीर लोगों का इसमें फ़ायदा है। गरीब लोग तो अपने ये मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले तो बिल्कुल बेरोजगार हैं, वो काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी ठप हो जाएगा सर। अब बताइए, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे सर, सभी लोग कि अपनी जो घोषणा की है नगर पंचायत बनाने की गढ़ी नेगी को, उसको वापस लें सर। हमारी यही आपसे विनती है, मुख्यमंत्री से भी और जो हमारे ग्राम प्रधान भी हैं उनसे भी यही विनती है कि नगर पंचायत गढ़ी नेगी को ना बनाया जाए सर। तो इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करेंगे इसका? हम ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही रहने दो। काम का हमें टैक्स भरना पड़ेगा। दुनिया काम नाम तो इस टाइम है नहीं, क्या करेंगे हम इसका? बिना वजह का टैक्स भरना पड़ेगा। कोई नक्शा पास कराना है तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस टाइम तो ऐसे ही काम चल रहा है, ऐसे हो जाएगा काम। क्या करना क्या है? हम इसका विरोध करते हैं। लगभग 3000 वोटर है यहाँ पे। इससे ज़्यादा होते तो कुछ
तो रुद्रपुर से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन के पास सेल्फी लेना दो युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब दोनों युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की शनाख्त की। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान अल्मोड़ा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने युवकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना आई थी रेलवे ट्रैक पे दो लोगों का रेल की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है। तो इसमें मौके पे पुलिस गई थी, तो वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये दो लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में ये लोग आ गए वहाँ पे। तो खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और फिर से एक बार जांचों का दौर शुरू हो गया है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में सैंपलिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में 100% लोगों को टीका का पहला डोज लग चुका है, तो वहीं 60% लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है और रोजाना महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को बचाया जा सके। ब्लॉक में 100% लोगों का टीकाकरण पहला वाला हो चुका है और दूसरी डोज भी 60% लोगों को लग चुकी है, लेकिन अभी भी 40% लोगों को दूसरी डोज लगनी बाकी है। उसके लिए महाअभियान चला जा रहा है और रोज़ाना प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोगों से, जनता के लोगों से अपील है और उनकी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आके तुरंत अपनी सेकेंड डोज लगवा लें। अगर 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है तो इस समय हम ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके खतरे को देखते हुए हम कुछ समय पहले भी दूसरी डोज लोगों को लगा दे रहे हैं और उसे लगाने से अच्छा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए तुरंत ही जो है जिनकी सेकंड डोज बाकी है उनको सेकंड डोज लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास सारे प्रबंध हैं, ऑक्सीजन का हमारे पास पूरा इंतजाम है, बेड्स का पूरा इंतजाम है, दवाइयों का पूरा इंतजाम है, तो चिंता की कोई। तो खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां सिद्धावली बाबा के अनुष्ठान के दूसरे दिन हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज ने सिद्ध बली मंदिर पहुंचकर सिद्ध बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर माता मंगला देवी ने कहा कि कुछ वर्षों पहले जब हम सिद्धावली बाबा के दरबार में आए थे तो पौड़ी गढ़वाल की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए इस दरबार में हमने पौड़ी गढ़वाल में एक हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया था। बाबा की कृपा से हमने सतपुली में हंस फाउंडेशन चिकित्सालय बना दिया है और आज हमारा सपना पूरा हो गया है। कुछ वर्षों में ही हंस फाउंडेशन का नाम भारत के 28 राज्यों में विख्यात है और आज भी बाबा के दरबार में इसलिए आई हूँ कि बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे ताकि पूरे देश में हम सेवाएं दे सकें। से ले लो बस सामने ही का दूसरा दिन है, क्या कुछ आस्था रखती हैं आप? बहुत आस्था रखते हैं। सिद्ध बली भगवान हमारे उत्तराखंड के मूल द्वार पे हैं और मुझे वो समय याद आता जब हम कुछ वर्षों पहले सिद्ध बली आए थे तो यहीं से हमारे यहाँ के जो स्वामी जी हैं उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा काम करें तो गढ़वाल में क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवा को दें। तो यहीं से हमने एक संकल्प लिया था सिद्ध बली के द्वार में कि हम आपकी कृपा से पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सेवाओं पे निरंतर प्रयास करेंगे और यहीं से हम उस आदेश को लेकर के गए और हमारे आज कुछ वर्षों में ही हंस फाउंडेशन का नाम पूरी तरह भारत के 28 राज्यों में है और विशेषकर उत्तराखंड में। तो मैं आज भी उनके द्वार पे इसीलिए आई हूँ कि उनकी कृपा से हम लोगों को ये शक्ति दी है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि भगवान हमें हर कार्यों में सफल करे और इस सेवा को दिन प्रतिदिन हमारे पूरे लोगों के घर घर तक पहुँचे। मैडम पहले क्यों नहीं, देखिए कम नहीं हो रहा है, स्थान बदल गए। पहले पूरा गढ़वाल उत्तराखंड के कोटद्वार में आता था और आज गांव-गांव में हमारी सेवाएं जारी हैं। गांव-गांव के हर क्षेत्र में सेवा जा रही है। हर क्षेत्र का ग्राम प्रधान से लेके वहाँ के एमएलए से लेके वहाँ के कार्यकारी सदस्य से लेके सब तक सेवा जा रही है। तो ऐसा नहीं कि कहीं कमी आई है, पर यह कि कोटद्वार से और भी जो है सेवा ऊपर तक पहुँच चुकी है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, जहाँ जहाँ भी हमारे मूल स्थान है सब जगह बहुत सेवा अपार स्तर में हो रही है।
तो खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें 3 दिवसीय सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव का शुभारंभ मेयर हेमलता नेगी ने किया और इस महोत्सव में दूर दराज से श्रद्धालुओं ने आकर बाबा के दर्शन किए और भंडारे का आनंद लिया। महोत्सव में झांकियां, झूले मुख्य तौर पर आकर्षण का केंद्र रहीं और फिर शाम को बाबा के दरबार से दर्जनों मनमोहक झांकियां नगर में निकाली गईं, जो कि नगर क्षेत्र में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। लोग भारी तादाद में सड़कों के किनारे मनमोहक झांकियों को देखने के लिए खड़े रहे। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।